के लिए रुका वैक्सीनेशन। 45 प्लस का वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीन की कमी के चलते रुका 18 का वैक्सीनेशन। कोरोना के थर्ड वेव को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन मुस्तैद। बच्चा वार्ड को किया जा रहा है दुरुस्त। जीवन रक्षक मशीनों की हुई जांच। जमुई में एसपीओ की पीट कर हत्या। अर्थी रखने को लेकर हुआ था विवाद। शव को सड़क पर रखकर गांव वालों ने किया हंगामा। आरा में ईंट भट्टे के मालिक की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। पहले भी एक बार भट्टा मालिक पर हुआ था जानलेवा हमला। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार कुछ नई छूट के साथ बिहार में लॉकडाउन की समय सीमा को 1 सप्ताह बढ़ा सकती है। इस दौरान प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी ताकि लोगों को कम दिक्कत हो। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए लॉकडाउन 3 की मियाद 1 जून को समाप्त हो रही है। 1-2 दिनों में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में प्रतिबंधों में ढील दिए जाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो नीतीश सरकार ने सभी जिलों में डीएम से लिया है फैसला और जिलाधिकारियों और प्रधान सचिवों से लिया गया है फीडबैक। तो बिहार में 1 जून को समाप्त हो रहा है लॉकडाउन। नियमों में ढील के साथ जारी रह सकता है लॉकडाउन, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। तो आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में होगा अंतिम फैसला। बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में कांग्रेस। उम्मीद है कि नीतीश कुमार नहीं करेंगे जल्दबाजी, प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है। बिहार सरकार से ट्रांसपोर्टरों ने की मांग। लॉकडाउन में वाहनों पर लगने वाले टैक्स को माफ करें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, अब बिहार में लॉकडाउन की मियाद जो है वो समाप्त होने वाली है, तो इसके बाद क्या निर्णय लिया जा सकता है? क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए दोनों चीज़ें हो सकती है। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाई जा सकती है, और कयास इस बात के भी हैं कि अगर 1 सप्ताह और बढ़ाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कोरोना का संक्रमण है वो किस लेवल पे है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जल्द ही एक बैठक होने वाली है, क्योंकि 1 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म होगा और 2 जून से अनलॉक हो जाएगा बिहार, या लॉक में रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस मकसद से सरकार ने लॉकडाउन किया था, सरकार का वो मकसद लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं लगभग कम गए हैं पूरे बिहार से, राजधानी पटना से। और ये आंकड़े बताते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से कितना फ़ायदा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो पिछले 5 मई से जो लॉकडाउन लगा है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें उनके साथ हुई हैं जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। उनकी दुकानों को सुबह 11 बजे तक बंद कर देना है, और यही वजह है कि देखिए ठीक 11:10 होने को है और 10 मिनट पहले ही तमाम जो दुकानें हैं वो किस तरीके से बंद हो जाती। तो अभी अनलॉक बिहार देखने की इच्छा सबको है, लेकिन संक्रमण का जो दौर है वो 10 जिलों में 10 से कम है। तो क्या बाकी जो ज़िले हैं 38 ज़िलों में 28 ज़िले जो बसते हैं, क्या वहाँ पर कुछ पाबंदियों के साथ अनलॉक किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि रियायतें ज़रूर मिलेगी, छूट मिलेगी, और छूट के साथ ही बिहार अनलॉक की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा विभाग की बैठक हो रही है, तमाम विभागों से जायजे लिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन से साफ तौर पे कि आपके ज़िले की क्या वर्तमान स्थिति है, आपके ज़िले में लॉकडाउन क्यों ना लगे, ये एक बड़ा सवाल है, और लगे तो क्यों लगे। इसलिए
कुछ चीज़ों में रियायतियों की अचानक से छूट देना भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि फिर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। और अभी फेज़ 2 ढलान पर है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक सबसे बड़ा सवाल का जवाब ये है कि अभी फेज़ 2 कोरोना का जो है वो ढलान पर है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में कुछ दिन अगर और हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, या बिहार अगर एक सप्ताह और अनलॉक की स्थिति में चला जाता है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार क्या फ़ैसला लेती है, ये एक तारीख तक बिहार जो है वो अनलॉक होगा, एक तारीख के बाद अनलॉक होगा कि नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार में एक अहम बैठक चल रही है, लगातार बैठक चल रही है, और इस बैठक के साथ ही ये डिसाइड होगा। और हम आपको कुछ सहयोगी सप्तऋषि से दिखाने की कोशिश करते हैं, सप्तऋषि से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं। हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि किस तरीके की जो अनलॉक में जो अनिवार्य सेवाएं हैं और तमाम वो चीज़ें हैं। दुकानें जो है अनिवार्य सेवा के तहत आती है, और जो दवा की दुकानें वो तो रहेंगी, लेकिन एजुकेशन से लेकर के हेल्थ तक, जिम से लेकर के मॉल तक, तमाम सड़कों पर जो आवाजाही है, इन तमाम पहलुओं पर सरकार की क्या मंशा है, या सरकार किस तरीके से करेगी। क्योंकि दुकानें अगर नहीं खुलेगी तो भी दिक्कतें हैं, क्योंकि अभी का जो हालात है वो ये है कि सरकार ने कहा कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक, तो 10 बजे से ही दुकानें बंद होनी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 घंटे में जो आपाधापी होती है वो सुबह का वक्त होता है। अगर आप सब्जी मंडी का हाल देख लें, वहाँ पे भी सुबह में जो थोक और खुदरा विक्रेता है, दोनों के लिए एक ही कंडीशन है। जिम, तमाम वो चीज़ें, पार्क, स्कूल, कॉलेज, शिक्षक संस्थान, इंस्टीट्यूट, तो ये तमाम चीज़ें आखिर कैसे सुचारू रूप से एक बार फिर से बहाल की जाए। दूसरी बात कि जो ऑफिस है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उन ऑफिसों में किस तरह से उसकी संख्या बढ़ाई जाए, चूँकि अभी 25% तक लोग आ सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि शादी विवाह में कुछ संख्या बढ़ाई जाए। तो अनलॉक बिहार तो नहीं होगा, इतना तो ज़रूर है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस ढलान को ढलान में ही रहने देंगे। कोरोना का संक्रमण जब तक ढलान में है, ढलान में रहेगा, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक शायद बिहार को अनलॉक नहीं करेंगे। लेकिन कुछ पाबंदियां जरूर रहेगी। जैसे आपको याद होगा कि शुरुआत के दिनों में जब मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू लगाया था तो उसका असर नहीं देखने को मिला। यही कारण है कि सरकार जो फैसले ले रही है उसमें इस बार हो सकता है कि रियायतों के साथ साथ छूट मिले, लेकिन अनलॉक बिहार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि संक्रमण का खतरा कभी भी बढ़ सकता है। जी नियाज। बिल्कुल गौतम, संक्रमण का जो खतरा है वो कम तो हुआ है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अभी ये ढलान पर है, तो इस बीच में छूट उतना ही दी जानी चाहिए ताकि लोगों को और परेशानियों का सामना ना उठाना पड़े, संक्रमण का खतरा और ना बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुजफ्फरपुर में 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए 2 दिनों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य रोक दिया गया है। वहीं 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए प्रक्रिया जारी रहेगी। वैक्सीनेशन को रोके जाने को लेकर जिले के सीएस ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसके पीछे कोरोना के वैक्सीन की कमी होने की बात कही है। उन्होंने वैक्सीन की उपलब्धता होने के बाद ये प्रक्रिया त्वरित शुरू किए जाने की बात कही है। और वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है। वैक्सीनेशन में जो 18 से 44 साल के लोग, जो बेनिफिशरी जो लोग हैं, केवल कल 3 साइट पर चलाया गया था और 2 दिनों के लिए शायद रोक दिया गया है, क्योंकि दवा की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है। तो हम लोग उसी इंतज़ार में हैं कि दवा की अवेलेबिलिटी हो, तो हम लोग मैक्सिमम लोगों को जो है 18 से 44 के बीच में और 45 से ऊपर वाले को हो देंगे। 45 से ऊपर वाले का मोबाइल टीम से भी वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें पूरी टीम हमारी बैठी हुई है। वेलफेयर है, एएनएम है, डॉक्टर है। ऑन एन एवरेज डेली कितने लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है?
कि अभी ऑन एवरेज जो है हमको लगता है कल 4000 के आसपास में पड़ा होगा 8000 के आसपास। वहीं औरंगाबाद जिला प्रशासन ने कोरोना के थर्ड वेव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत सभी वार्डों में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है और साथ ही बच्चों पर इसके असर के मद्देनजर बच्चा वार्ड को भी दुरुस्त किया जा रहा है। डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि सदर अस्पताल के बच्चा वार्ड में लगे जीवन रक्षक सभी संयंत्रों को चलाकर उनकी एक बार फिर से जांच कर ली गई है और कोरोना के थर्ड वेव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में थाने के एसपीओ की पीटकर हत्या कर दी गई। दरअसल राम सागर गांव में अर्थी को लेकर परिजन और गांव के लोग मंदिर के पास अर्थी को रखकर किसी का इंतजार करने लगे। इसी बीच गांव के लोगों ने अर्थी को मंदिर के सामने से हटाकर बगल में रखने को कहा, जिसको लेकर विवाद हुआ और एसपीओ की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद राम सागर गांव के लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग मंदिर पे बैठे हुए थे, ठीक है, तो मंदिर पे 2-4 लड़का बैठे थे, तो उधर से ढोल वाला आया, वो लाश लेके, तो हम लोग देखे नहीं, वहाँ पे रख दिया। रखने के बाद हम लोग बोला लड़का लोग कि यहाँ पे धर दिया, यहाँ शादी विवाह होता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना सिमाना में रखे। तो इसीलिए हम लोग निकले बाहर, तो भैया आया, मेरा चचेरा भाई था सुधीर पासवान, तो वो आए तो बोला कि ऐसे क्यों किया। अरे ठीक है, उधर साइड में रखता। उतने देर में वो बातें हो गए। मामला तो अभी जो पता चला है कि सुधीर पासवान, पिताजी का नाम है प्रभु पासवान, राम सागर के हैं। उनके सिर में चोट लगी, कुछ बातें हुए थे राम सागर ईटर सागर वाले के बीच में जी। उसी बीच में उसको कुछ चोट लगी थी सिर पे, जिसका इलाज करने के लिए वो पटना उसको रेफर किया गया था। उसी लगी है सर चोट, तो बांस के डंडे से कुछ बोला गया कि कुछ लोग द्वारा उसको बांस के डंडे से एक चोट लग गई। वहीं बिहार में अपराधियों का आतंक थमता नहीं दिख रहा है। पुलिस की सक्रियता के बावजूद अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। अपराधियों के उत्पात का ताजा नजारा आरा से सामने आया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के इब्राहिम नगर मोहल्ले की है, जहां रंगदारी को लेकर अपराधियों ने ईंट भट्टे के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मृतक पर पहले भी जानलेवा हमला किया जा चुका है। पुराना दुश्मनी बा, रंजिश बा। रंजिश बा हमने के कई बार प्रशासन के भी अलर्ट कर मिल बा, लेकिन प्रशासन सुनले नहीं थे। एगो केसो कैले रही जा, चिमनी पर गोली चला रहे बा, तो 3 लोग के नामों दिले रही जा, लेकिन प्रशासन वगैरह के उठैलस ना, कहीं बार तो पूछो तक ना खिलस। अब पुलिस पैसा लेके चाहे पैसा हो, जैसे हो क्या अपन रफा दफा कर लिया। कहाँ का मामला है? जेपीए सीट भाटा बड़ुए धनुपुरा में। अच्छा, तो उहे लोग पहले वहाँ सीताराम यादव और उनका बेटा बा बीराम यादव। कब हत्या हुई? 3:30 बजे के लगभग में भोर में। यहाँ कहाँ जाते रहे? जात कहाँ रहे? वही सुतल रहे, सुतला में मर रहे। अच्छा, चिमनी पर? हाँ, चिमनी पर। तो चिमनी मालिक ही हत्या किया है? मालिक किसे? मालिक नहीं ना, तो मैनेजर था। मैनेजर थे, उनका हत्या हुआ है। एक लड़का का किसी ने हत्या कर दिया है और तो पुलिस के जांच का विषय है कि किसने हत्या किया है। तो आपको कब सूचना मिली है? हमको तो 6:05 पर सूचना मिली हुई है। तो अपना हॉस्पिटल में आए हैं, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो रही है और उस लड़का के परिजन भी हैं, बहुत सारे गांव के लोग भी हैं। क्या करते थे ये? चिमनी भट्टा पे मैनेजर का काम करते हैं। वहीं बेगूसराय में आग लगी की घटना में एक बूढ़ी महिला की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना जिले के गठाहरा ओपी अंतर्गत वार्ड 11 की है, जहां देर रात अचानक घर में
आग लगी और आग के चपेट में आने से एक बूढ़ी महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई। मामले में घायल महिला ने अपने पति पर आग लगाए जाने का आरोप मढ़ा है। महिला के अनुसार कुछ दिन पहले उसके पति ने फोन पर उसे जान से मारने की धमकी दी। महिला के बयान के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 4-4:30 बजे कह रहा हूँ 5 पेशेंट जो है दरहरा PSC से आया था एम्बुलेंस लेके। इसमें 5 पेशेंट में 60 साल की महिला थी जो कि 100% जली हुई थी और मोस्ट लाइकली ये इलेक्ट्रिक बर्न जैसा लग रहा था। और अदर जो महिलाएं थी उसको एक मोर देन 70, एक 50 के अराउंड और एक बच्चा था जो 20 से 25% जला हुआ। वहीं चक्रवाती तूफान यास बिहार के किसानों के लिए आफत बनकर आया है। मूसलाधार बारिश के चलते मुजफ्फरपुर में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गए। जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र के खेतों में पानी भर जाने से मक्का, लौकी और दूसरे फसल पूरी तरह से बर्बादी की भेंट चढ़ गए हैं। किसानों का कहना है कि मक्के के फसल कटाई से बस कुछ ही दिन पहले की ही आपदा के भेंट चढ़ गए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तूफान ने कहर मचाया है। फसल बर्बाद हो गए हैं। किसानों के ऊपर आफत बनकर यास तूफान आया है। भारी बारिश के कारण फसल बर्बाद हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह तस्वीर मुजफ्फरपुर की है। वहीं मधेपुरा के उदाकिशुनगंज से एक दुखद खबर सामने आई है। उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के किरणपाल पंचायत में पोलियो टीकाकरण के बाद एक नवजात की मृत्यु हो गई। नवजात की मृत्यु से परिजनों और पूरे गांव में सनसनी फैल गई। इसके बाद आक्रोशित होकर परिजन और ग्रामीणों ने लगभग 5 घंटे तक बवाल काटा और बिहारीगंज चौसा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान परिजनों ने मुआवजा और ANM और आशा कर्मी पर कार्रवाई की मांग की। कुछ नहीं भेले, बस एकदम टीकाकरण काल खुन आशा अल कहे बाद गए 2:30 बजे करीब वहाँ सुइया दिल के। अभी 2 महीना 8 रोज के बच्चा है, 3 गो सुई दिल। 3 गो। अच्छा, रात में बच्चा के तबियत और गड़बड़ायल? रात में बुखार अले बाद में सही रहे बच्चा और बाद एकदम सुतले रहे। तो खास तबियत गड़बड़ायल नहीं? तबियत नहीं रहे, सुधार रहे सब कुछ, बच्चा स्वस्थ रहे। की नाम मिला? पिंटू यादव। तो पोलियो टीकाकरण के बाद नवजात की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने मुआवजा और ANM और आशा कर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। तो ये पूरा मामला मधेपुरा का है, जहां पोलियो टीकाकरण के बाद नवजात की मौत हो गई। इसके बाद लापरवाही का परिजनों ने इल्ज़ाम लगाया है और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है और इसके साथ साथ परिजनों ने मुआवजे की भी मांग की है और ANM और आशा कर्मियों पर कार्रवाई की परिजन लगातार मांग कर रहे हैं। तो परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तस्वीर मधेपुरा की है, जहां एक नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद लगातार परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आशा कर्मी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये पोलियो टीकाकरण के बाद नवजात की मौत हो गई है। वहीं मधुबनी जिले में इंसानी क्रूरता का एक और नजारा देखने को मिला है। मामला भैरव थाना क्षेत्र का है, जहां आम के बगीचे में एक लावारिस नवजात बच्ची मिली। बगीचे में जाने के दौरान स्थानीय युवक की नजर बच्ची पर पड़ी, जिसके बाद युवक बच्ची को अपने घर लेकर गए। वहीं पुलिस को सूचित किए जाने के बाद युवक ने पुलिस की मदद से बच्ची को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। वहीं भागलपुर जिले में नवगछिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूटपाट की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधियों को अवैध
हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से 2 अपराधी भागने में सफल रहे। गिरफ्तार लोगों के पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, 4 मोबाइल, लूटकांड में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। होगा कि 25 तारीख को विशु रावत पुल के पास पिकअप वैन पे भागलपुर की ओर आ रहा था। कुछ अपराधी हथियार के बल से उसका 2 मोबाइल और रुपया छीन लिया। उसके एक दिन पहले कदवा में भी लूट की घटना घटी। सब लोग आ गए। बाजार में क्या हालत किधर? वहीं कोरोना संक्रमण काल में मोतिहारी के रेड क्रॉस ब्लड बैंक में ब्लड की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। रक्त की समस्या से निजात पाने के लिए मोतिहारी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता समेत आम जनता ने भी रक्तदान किया। पूरे देश में कोरोना संकट काल के बाद और खास करके हमारे मोतिहारी में रेड क्रॉस के पास खून की भारी कमी है। सिर्फ लगभग 85 डोजे बचे हुए हैं। पहले 300 डोज का स्टॉक था और मोदी सरकार के 7 साल पूरे भी हो रहे हैं। तो हर साल जब मोदी सरकार की वर्षगांठ मनाई जाती है तो हम बड़े बड़े जश्न करते हैं, बड़े बड़ी रैलियां करते हैं। लेकिन इस बार तय किया है कि 30 मई कल जिस दिन 7 वर्ष पूरा हो रहे हैं तो उस दिन भी पूरा दिन हम सेवा का काम करेंगे, उस दिन भी रक्तदान करेंगे। वहीं गिरिडीह जिले के गावा वन प्रक्षेत्र के विभिन्न जंगलों में इन दिनों लकड़ी की कटाई जोरों पर है। लॉकडाउन की वजह से इस पर ना तो अधिकारी ध्यान दे पा रहे हैं और ना ही प्रशासन, जिसके चलते मालडा में आरा मिलों का संचालन शुरू हो गया है और रोजाना ट्रैक्टर और पिकअप वाहन के जरिए आसपास के जंगलों से पेड़ को काटकर लाया जा रहा है। वहीं गावा वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि आरा मिल के संचालकों को कई बार चेतावनी दी गई है, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई है और अगर अभी भी इसका संचालन हो रहा है तो जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ों की कटाई जोरों पर है। ये गिरिडीह का ये पूरा मामला है जहां पेड़ों की कटाई की जा रही है। आरा मिल के संचालकों को चेतावनी दी गई है इस पूरे मामले को लेकर के और कार्रवाई की बात की गई है। तो लॉकडाउन की वजह से अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जहां ये देखा जा रहा है कि लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है। आरा मिल के संचालकों को चेतावनी दी गई है। तो गिरिडीह का ये पूरा मामला है जहां पेड़ों की कटाई जोरों पर है। लॉकडाउन की वजह से संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। हालांकि इसकी शिकायत की गई है और आरा मिल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी की गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आरा मिल में किस तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है। ये गिरिडीह की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पेड़ों की कटाई जोरों पर है। तो आरा मिल के संचालकों को चेतावनी दी गई है ताकि वो लकड़ी की कटाई ना करे। गिरिडीह की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पेड़ों की कटाई जोर पर है। तो पेड़ों की कटाई को लेकर संबंधित विभाग से शिकायत भी की गई है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं गया है और अब शिकायत के बाद संचालकों को चेतावनी दी गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। मुन्ना, जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि पेड़ों की कटाई जोरों पर है, क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी है? ये दरअसल गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड का मामला है जी। वहाँ पे अवैध आरा मिल कई चल रहे हैं, से चल रहे हैं,
आरा मिल में दरअसल इसका सरकार की ओर से कोई लाइसेंस नहीं रहता है। वर्तमान समय में वन विभाग की ओर से किसी भी आरा मिल के संचालन का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। और दरअसल वो सुदूर इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, वहाँ पे पेड़ों की संख्या अधिक है। लोग पेड़ काटकर आरा मिल में लाते हैं, चिराते हैं, फर्नीचर आदि के लिए बेचते हैं और ये वहाँ के लोगों का कारोबार बन गया है। और एक नहीं, दो नहीं, कई एक आरा मिल इस तरह के संचालित है वहाँ पे, जो धड़ल्ले से दिन रात चलते हैं। और इसकी जानकारी प्रशासन के साथ साथ वन विभाग के लोगों को भी है, वन अधिकारियों को भी है, लेकिन उन लोगों की उदासीनता के कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, जिस कारण यह आरा मिल खुलेआम चलता है। क्योंकि एक तो है कि पिछले लॉकडाउन के पहले, इस लॉकडाउन के पहले पिछले दिनों वहां पे छापामारी हुई थी और मिल को बंद कराया गया था, उनके जितने भी सामान बंद कराया गया था। लेकिन पुनः उन्हीं सब स्थानों में पुनः आरा मिल चालू हो गया है और अभी के समय में पेड़ों की कटाई भी हो रही है, लकड़ियों की ढुलाई भी हो रही है। वहां पे एक अवैध तरीके से जो गैर कानूनी रूप से है और इससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज जो कठिनाई हम सभी झेल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी को झेल रहे हैं, जिस तरह की परिस्थिति के दौर से गुजर रहे हैं, यही स्थिति बनी रही लगातार तो आने वाले पीढ़ी को इससे भारी नुकसान होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।